तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं विज्ञान, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने अध्याय नंबर 1 को पढ़ लिया है। अब अध्याय नंबर 2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, अम्ल क्षार एवं लवणता, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अगर आपने नहीं देखा होगा, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो उसे भी ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि इस सीरियल से हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, पूरी साइंस पूरी करवाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो से जुड़े रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अम्ल को समझते हैं। अम्ल क्या होता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो स्वाद में खट्टी होती है, ठीक है, स्वाद में कैसी होती है, खट्टी होती है, तो उसमें किसी न किसी रूप से अम्ल पाया जाता है। और जो क्षार होता है, क्षार में जो जो चीज़ें मतलब स्वाद में कड़वी होती है ना, जो जो चीज़ें स्वाद में अपने स्वाद में कड़वी होती है, तो उसे ही हम क्षारक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अम्ल। अम्ल क्या होता है? ओके, तो अम्ल, ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीली लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ओके, तो क्या लिख रखा है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके ओके, जो अपना स्वाद मतलब अपने स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देता है ना। जो नीला लिटमस होता है ना, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है। ओके, तो वह अम्ल होता है। ओके, अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, यानी कि जो पीएच स्केल होता है, ओके, पीएच स्केल को हम देखेंगे अभी। तो अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, यानी कि इसका जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है ना। जब अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराएंगे, ठीक है, जब अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है ना। अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। ओके, इसकी क्रिया हमने जिंक से करवाई, यानी कि ये क्या है, ये अम्ल है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। इसकी क्रिया हमने जिंक से करवाई। जिंक क्या है, एक धातु है। ओके, तो इसकी क्रिया हमने जिंक से करवाई तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट प्राप्त हुआ, है ना। जिंक सल्फेट प्राप्त हो गया हमको, और जो हाइड्रोजन है वो मुक्त हो गए, है ना, वातावरण में मुक्त हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी धातु से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस देता है ना। ये जो हाइड्रोजन गैस दी इसने, तो जो अम्ल होता है वो हाइड्रोजन गैस आयन देता है। इसके बाद अम्ल के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, ठीक है, यानी कि जो अम्ल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे ये अम्ल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, 2 अणु है, ठीक है। जैसे HCl H2SO4 है ना, ये हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। ओके, किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की मात्रा 1 हो तो वह उदासीन होता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि किसी पदार्थ में, है ना, जैसे ये क्या है, CO SO2 CO2 NO2 है ना। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा अगर 1 हो तो वह उदासीन होता है ना। ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तथा 2 या 2 से अधिक हो जो ऑक्सीजन की मात्रा तो वह अम्लीय होता है। जैसे ये क्या है, CO है ना, इसमें क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा एक है ना, और ऑक्सीजन की मात्रा भी 1 है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 1 है ना। तो 1 है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये क्या होगा, उदासीन। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन की मात्रा 1 है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ये भी 1 है ना, 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो वह हमने परिभाषा में क्या देखा था इसमें, कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा 1 हो, यानी कि यहाँ पे 1 है, तो वह क्या होगा, उदासीन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, उदासीन होता है। इसके बाद आता है सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड को देखेंगे हम, है ना, तो 2 या अधिक हो ऑक्सीजन की मात्रा, तो यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन के, कितने अणु हैं, 2 है, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा, है ना, तो ये क्या है, अम्लीय। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, तो ये भी अम्लीय होगा। और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, तो यह भी अम्लीय होगा। ओके, तो यानी कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा 1 हो तो वह उदासीन होगा, यानी कि ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। और जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है ऑक्सीजन परमाणु होते हैं तो वह अम्लीय होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं क्षार को। वे पदार्थ होते हैं जो अपने स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं ना, तीखे और कड़वे, तो वह क्या होगा, अपने क्षार के अंतर्गत आएगा वह। और जो क्षार होता है, देखो, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नीली लिटमस को लाल कर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे जो लाल है उसको नीला किया जा रहा है, यानी कि जो अम्ल के विपरीत है ये, है ना। तो इनका pH 7 से अधिक होता है, यानी कि जो क्षार होता है उसका pH होता है 7 से अधिक होता है, और यहाँ पे 7 से कम था, है ना। ये जल से क्रिया करके OS आयन देता है, यानी कि जो क्षार होता है वह जल से क्रिया करके, यानी कि पानी से क्रिया करके OS हाइड्रोक्सिन आयन देते हैं। ओके, इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH3OS, तो ये सब क्या है, क्षारक के उदाहरण है ये, है ना। यानी कि क्षारक अपन कैसे समझे, मतलब अगर कोई अभिक्रिया होगी और उसमें अपने को पूछ लिया जाएगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है ना, इसकी पहचान कैसे करेंगे, है ना। जो अम्लीय होता है, अम्लीय की पहचान कैसे करेंगे, क्षारीय की पहचान कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है, हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो अम्ल होता है वहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, है ना, जो हाइड्रोजन जिसमें होता है तो वह अम्लीय होगा। और जिसमें क्षार जो होता है इसमें OS आयन होता है, यानी कि OS आयन, है ना, तो ये क्या है, इसमें OS आयन है, तो ये क्या है, क्षारीय है। और जो जिसमें हाइड्रोजन होता है वह अम्लीय होता है, तो ये इसकी पहचान हो गई। यानी कि किसी भी अभिक्रिया में अपने को अगर जिसमें हाइड्रोजन होगा तो वह अम्लीय होगा, जिसमें OS आयन होगा वह क्षारीय होगा, है ना, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे, तो ये अम्ल की सामान्य जानकारी थी। इसके आगे हम देखते हैं अब। ओके, ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अम्ल क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जो अम्ल क्षार है वो एक दूसरे से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या, मतलब नया पदार्थ कौन सा बनाते हैं ना, नया जो उत्पाद बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, यानी कि जो अम्ल क्षार की प्रक्रिया है उसके द्वारा कौन सा नया पदार्थ बनता है। तो अम्ल तथा क्षार की परस्पर क्रिया कराएंगे तो इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे, क्षार की क्रिया अम्ल से कराएंगे, तो इनका जो अम्ल का अम्लीय प्रभाव होता है और जो क्षार का जो क्षारीय प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि इनकी क्रिया एक दूसरे से कराएंगे तो इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया एक दूसरे से करेंगे तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराएंगे और क्षार की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, लवण तथा जल। लवण किसको बोलते हैं, लवण नमक, है ना, नमक, और जल पानी, ठीक है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया एक दूसरे से कराएंगे तो नमक बनेगा और पानी बनेगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। ना तो अम्लीय है और ना क्षारीय है। ओके, जैसे इसका उदाहरण है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये क्षारक है, क्योंकि इसमें अब हमने अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया हमने पढ़ी उसमें हमने OS आयन और S+ आयन को हमने देखा था, है ना। तो ये क्या है, OS मतलब इसका मतलब ये क्या है, क्षारक है।
और H जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है वह क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्षार की क्रिया हमने अम्ल से करवाई, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई तो सोडियम क्लोराइड बना और H2O बना, यानी कि क्षारक की क्रिया अम्ल से करवाई तो लवण नमक बना, नमक और पानी बना। ठीक है, तो अम्ल की क्रिया एक दूसरे से करवाएंगे तो इसका प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा और एक नया पदार्थ बनाएगा जिसको हम बोलेंगे नमक, नमक और पानी बनाएगा। ठीक है, इसको समीकरण के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगला अपन शुरू करते हैं पीएस स्केल। ठीक है, पीएस स्केल क्या होता है? पीएस स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रताओं को ज्ञात करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया है जिसको पीएस स्केल बोलते हैं। ठीक है, पीएस स्केल की खोज की थी एक सोरेंस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ये जो स्केल है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो होता है 0 से लेकर 14 तक के पीएस को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो 0 से लेकर 14 तक और बीच में जो होता है ना उसको उदासीन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला भाग है उसको उदासीन बोलते हैं। 0 से लेकर जो 6 तक है इसको हम अम्लीय बोलेंगे। ठीक है, और 8 से लेकर जो 14 तक होता है उसको हम क्षारीय बोलेंगे, है ना। यानी कि जो 7 से 0 से जो 7 तक है उसको हम 0 से 6 तक जो है इसको हम अम्लीय बोलेंगे और 8 से जो 14 है उसको हम क्षारीय बोलेंगे और जो 7 है जो बीच में है सबसे उसको उदासीन बोलेंगे। ठीक है, उदासीन बोलेंगे, है ना। जैसे बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, यानी कि ये उदासीन है ना, या तो ये तो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। और जैसे ही यहाँ से हम इधर जाएंगे, है ना, इस साइड, यानी कि 6 तक जाएंगे तो अम्लीय हो जाएगा, 5 तक आएंगे तो और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, 4 तक आएंगे तो और ज़्यादा, है ना। यानी कि यहाँ पर 0 तक बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और 7 से 8 तक अपन प्रवेश करेंगे तो वे क्षारीय हो जाएगा। 9 तक 9 में जाएंगे तो और ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, यानी कि 14 तक बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, है ना, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। तो जो अम्लीय होता है ये S+ आयन देता है और जो क्षारीय होता है वो OS आयन देता है। ओके, तो जैसे अब इसको अपन पढ़ते हैं। जैसे पीएस स्केल की खोज किसने की थी? सोरेंस ने की थी। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसको ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसको हम पीएस स्केल कहते हैं। ठीक है, इस स्केल से 0 से लेकर 14 तक के पीएस को ज्ञात किया जा सकता है। हमने देखा था 0 से लेकर 14 तक के पीएस को ज्ञात किया जा सकता है। ओके, आगे है किसी भी उदासीन विलयन की पीएस का मान 7 होगा, यानी कि जो 7 होता है ना उसको हम उदासीन बोलते हैं, यानी कि जिस पदार्थ का पीएस मान 7 होगा उसको उदासीन बोलेंगे। ये वो ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। ओके, नमक की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उदासीन होती है, वो ना तो कड़वा होता है ना ही खट्टा, है ना, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। ठीक है, यदि पीएस स्केल में किसी विलयन का पीएस 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, है ना। हाँ, इसका मतलब होता है कि जैसे 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा, यानी कि जो 7 से कम होगा यानी कि 7 से 6 तक आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट में आगे रहेगा, यानी कि 6.1 है, 6.2 है तो वो भी अम्लीय प्रकृति में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 से जो कम है तो वो अम्लीय प्रकृति में आ जाएगा। और अगर 7 से यानी कि जिसका pH 7 से अधिक हो तो वह क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा, है ना, क्षारीय होगा। ओके, यानी कि जो 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो वही है इसमें। जैसे अब अपन कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस पदार्थ का पीएस कितना होता है और इसको कैसे देखेंगे अपन। तो रक्त का पीएस होता है, रक्त का पीएस देखो, रक्त का पीएस कितना है, 7.4,
यानी कि ये क्या है, 7 से अधिक है या कम है, तो ये 7 पॉइंट में आ रहा ना, 7.4 है, तो 7 से 1 पॉइंट भी आगे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, यानी कि रक्त की जो प्रकृति हो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, इसके बाद अगला है दूध का पीएच। दूध का कितना है, 6.4, नहीं 6, ये 6 से कुछ इधर होगा, है ना, यानी कि अम्ल, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, 6.4 है तो अम्लीय हो, सॉरी हाँ अम्लीय हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जो है अम्लीय हो जाएगी। लार का पीएच कितना है, 6.5, 6.5 है इसका भी, तो ये भी इसके आसपास ही है, तो ये भी हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, इसके बाद है मूत्र का पीएच, है ना, जो यूरिन होता है इसका पीएच होता है 5.5, है ना, 5.5, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है नींबू का पीएच 2.2। ठीक है, तो ये नींबू का जो जो इधर आएगा ना, उसका पीएच मान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसका क्या कितना है, 2.2। तो नींबू कितना ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है, तो इसका जो अम्लीय प्रभाव है बहुत ज़्यादा होता है ना, यानी कि इसका पीएच है जो है कम होगा। ठीक है, तो जो पदार्थ जिस पदार्थ का पीएच जितना कम होगा वह उतना ही अम्लीय होगा। ठीक है, और जो पदार्थ का पीएच जितना अधिक होगा वह उतना अधिक क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये हो गई अपना पीएच स्केल। अब पीएच स्केल का कुछ महत्व भी होता है जिसको हम देखेंगे। ठीक है, पीएच स्केल का अपने मानव जीवन में क्या क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगला है अपना, क्या है अगला, चलिए, तो अगला है अपना दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ठीक है, कि दैनिक जीवन में पीएच जो मान है वो अपने जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है ना, तो इसके बारे में देखते हैं अपन। हमारा जो शरीर है 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है, यानी कि जो हमारा शरीर है वो 7.0 से 7.8 के बीच पीएच के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो 7.0 है ना, 7 यानी उदासीन और क्षारीय माध्यम है, क्योंकि 7.0 से लेकर 7.8 है ना, 7.8 यानी कि ये एक क्षारीय माध्यम है। ये क्या है, क्षारीय उदासीन, है ना, ये क्या है, उदासीन है, और ये क्षारीय, यानी कि जो हमारा जो शरीर है वह उदासीन और क्षारीय पीएच परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, यानी कि जो जीवित जो प्राणी होते हैं वो न तो अम्लीय और न ही जो ज़्यादा क्षारीय, है ना, उदासीन और क्षारीय के बीच में जीवित रह सकते हैं पीएच परास में। ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। कि जब पानी जब गिरेगा तो उस पानी का जब पीएच मान से कम हो जाएगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी, यानी कि 6 से लेकर 0 तक जो है अम्लीय होता है, तो ये क्या है, 5.6, है ना, तो ये क्या क्या हो जाएगा, 5.6। ठीक है, यानी कि यहाँ तक लगभग आएगा। ठीक है, यानी कि 5 और 6 के बीच में रहेगा, तो ये क्या है, ये तो ये अम्लीय के अंतर्गत आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, है ना। और अम्लीय वर्षा आप जानते हैं कि नदी में अगर अम्लीय वर्षा बह जाएगी तो नदी में रहने वाले जीवों को प्रभावित करेगी, यानी कि उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होगा तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाएगा, यानी कि जो नदी का जो पीएच मान है वह भी कम हो जाएगा, और कम होकर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, है ना। तो अम्लीय होने के कारण क्या हो जाएगा कि अंदर जो जीव रहते हैं, है ना, उनके जीवन को मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य पर उनके स्वास्थ्य जो स्थिति है वो प्रभावित होगी। ठीक है, तो ये हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं अपन। तो इसके बाद अगला है अपना
पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है। जो हमारा पाचन तंत्र है, जो भोजन को पचाता है, उसका पीएच मान किस प्रकार से कार्य करता है, तो आइए उसको देखते हैं अपन। जो हमारा उदर होता है, यानी कि जो हमारा आमाशय होता है, उसमें HCl नामक एक अम्ल मतलब उसमें उत्पन्न होता है ना। यानी कि जो हमारा उदर होता है वह HCl नामक एक अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है। HCl यह भोजन को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। और जो ये HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, वह भोजन को हानि पहुंचाए बिना उसके पाचन में सहायता करता है। यानी कि जो हमारा भोजन जो उदर में जो पचता है ना, उसमें सहायक सिद्ध होता है ये HCl। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न करता है, यानी कि अम्ल उत्पन्न करता है। यानी कि जब कभी हमारा भोजन कभी पचता नहीं है ना, जब कभी एसिडिटी अपच की जो मतलब समस्या हो जाती है, तो उसमें होता क्या है कि यह जो उदर है वह अत्यधिक मात्रा में अम्ल का स्रावन करने लग जाता है, ठीक है, उत्पन्न करने लग जाता है। एसिड जो वही अम्ल है ना, तो उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में जलन का अनुभव होता है। यानी कि जो हमारा आमाशय है उसमें जलन का अनुभव हो जाता है ना। तो इस दर्द से राहत के लिए एंटासिड जैसे शार्कों का प्रयोग किया जाता है ना। यानी कि जो जलन होता है, तो इस दर्द से राहत के लिए एंटासिड जैसे शार्कों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो एंटासिड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, एक क्षारक है ना, एक क्षारक है। तो यह जो क्षारक की क्रिया हम अम्ल से करवाएंगे, हमने देखा था, तो वह उदासीन कर देगा, है ना, और जलन से राहत मिल जाएगी। यानी कि जो एंटासिड होता है वह क्षारक होता है, और वह जो अम्ल जो अत्यधिक मात्रा में जो उदर में जो अम्ल बना है उससे अब क्रिया करेगा और उसको क्या करेगा, उदासीन बना देगा। तो जलन से क्या होगा, राहत मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ठीक है, ओके। पाचन तंत्र का पीएच भी हो गया, है ना। तो पीएच का जो महत्व है वो हो गया अपना। इसके बाद अगला है अपना लवण के बारे में पढ़ेंगे कल। लवण मतलब नमक होता है ना, तो इसके बारे में हम कल विस्तृत से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।